आज की इस वीडियो में हम त्रिभुजों की सर्वांग समता से संबंधित नियम और उनसे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो देखें यहाँ पर दो त्रिभुजों की सर्वांग समता। जैसे मैंने यहाँ पर दो त्रिभुज बना लिए, त्रिभुज ए बी सी और दूसरा त्रिभुज है डी ई एफ। ठीक है, और ये सर्वांग सम का निशान होता है, डबल यहाँ पर बराबर लगाएं और इस पर इस प्रकार का साइन बना दें तो ये कहलाता है सर्वांग सम। मतलब त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज डी ई एफ। अब इसके लिए कुछ शर्तें होती हैं, कब क्या है दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे और कब त्रिभुज सर्वांग सम नहीं होंगे। तो इसके लिए जैसे यहाँ पर क्या है, पहली जो कंडीशन बनती है वो अपनी होती है यहाँ पर एस ए एस। ठीक है, एस ए एस यानी यहाँ पर साइड एंगल साइड, यानी कि यहाँ पर भुजा कोण भुजा। ठीक है, तो जो पहला जो नियम होता है भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से, यानी कि भुजा कोण भुजा सर्वांग समता का मतलब ये है कि यदि कहीं पर आपको क्या है दो भुजाएं बराबर दे रखी हैं तो उन दोनों त्रिभुजों के सर्वांग सम होने के लिए उन दोनों भुजाओं के बीच का कोण बराबर होना चाहिए। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जैसे पहली स्थिति जैसे ये हो सकती है इसमें, जैसे यहाँ पर दो साइड बराबर हो, साइड एंगल साइड, मतलब जैसे यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी की जो भुजा ए बी है ये किसके बराबर है, यहाँ पर त्रिभुज डी के डी ई के बराबर है। और भुजा बी सी जैसे हम ई एफ के बराबर ले लें आप। ठीक है, बी सी बराबर ई एफ है, तो हमने जैसे कहा ए बी बराबर डी ई और बी सी बराबर ई एफ यदि है तो इनके सर्वांग सम होने के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होना चाहिए, तब इनके सर्वांग सम होने के लिए तो ए बी और बी सी के बीच का कोण मतलब कोण बी और डीई और ईएफ के बीच का कोण मतलब ई। मतलब यदि क्या है आपको ऑप्शन में कोण बी बराबर कोण ई यदि दिख जाए तो दिए गए त्रिभुज कैसे बनेंगे, सर्वांग सम बनेंगे। ठीक है, यानी दो कोण दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके बीच का कोण बराबर होना चाहिए। इसी तरह से अब जैसे यहाँ पर मान के चलें ए सी डी एफ के बराबर है और बी सी ई एफ के बराबर है, तो इसका मतलब सर्वांग सम होने के लिए कोण एफ और कोण सी कैसे होने चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो पहले यहाँ पर ये क्या है अपने पास कंडीशन होने चाहिए। ठीक है, दूसरे जैसे इसका जो नियम होता है वो होता है यहाँ पर ए एस ए। ठीक है, यानी यहाँ पर एंगल साइड एंगल, यानी यहाँ पर कोण भुजा कोण। ठीक है, इसका मतलब क्या है, कोण भुजा कोण का मतलब ये है कि कहीं पर भी आपको यदि दो कोण बराबर दे रखे हैं तो उन दोनों त्रिभुजों के सर्वांग सम होने के लिए उनके बीच की भुजा बराबर होना चाहिए। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या है, यदि हम यहाँ पर यदि इन दोनों त्रिभुजों में देखें, जैसे मैं यहाँ पर बोल दूं कि कोण बी जो है त्रिभुज डी ई एफ के कोण ई के बराबर है। ठीक है, और कोण जो सी यहाँ पर है वो कोण एफ के बराबर यदि ले लें। ठीक है, यहाँ पर क्या है बी ई के बराबर है और सी एफ के बराबर है, तो इनके सर्वांग सम होने के लिए क्या होना चाहिए कि बी और सी के बीच की भुजा, बी और सी के बीच की भुजा कौन सी है, बी सी किसके बराबर होना चाहिए, ई और एफ। तो ई और एफ के बीच की भुजा मतलब ई एफ, तो भुजा बी सी बराबर यदि भुजा ए एफ देखा तो वो दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, दूसरी शर्त अपने पास जिस तरह से होती है कि दो कोण यदि बराबर दे रखे हैं तो सर्वांग सम होने के लिए कंपलसरी है कि उनके बीच की भुजा बराबर होने चाहिए। ठीक है, फिर तीसरा अपना यहाँ पर जो नियम बनता है वो बनता है यहाँ पर एस एस एस, यानी कि यहाँ पर भुजा भुजा भुजा। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि यदि तीनों संगत भुजाएं बराबर हैं तो दिए गए त्रिभुज कैसे बनेंगे, सर्वांग सम होंगे। यानी कि यहाँ पर कहीं पर भी आपको दो भुजाएं बराबर दे रखी हैं, जैसे भुजा ए बी बराबर भुजा यहाँ पर डी ई दे रखा है, ए बी डी ई के दे रखा है, और जैसे यहाँ पर भुजा बी सी बराबर किसके दे रखा है, भुजा ई एफ के यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, तब अब देखो ए बी बराबर डी ई और बी सी बराबर ई एफ, मतलब दो संगत भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, ए बी डी ई के बराबर है और बी सी जो है वो ई एफ के बराबर है। तो सर्वांग सम होने के लिए अपने पास दो तरीके हैं, एक तो ये है कि उनके बीच का कोण बराबर हो जाए, और तीसरा अपने पास ये भी एक रास्ता बन जाता है इस स्थिति में, तब यहाँ पर सर्वांग सम होने के लिए तीसरी भुजा भी बराबर है तो भी त्रिभुज कैसे बनेंगे, सर्वांग सम यहाँ पर होंगे। मतलब ए सी बराबर डी एफ है तो भी त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाते हैं। तो ये तीन स्थिति अपने लिए यहाँ पर बनती है। एक और भी होती है होने को, तो यहाँ पर आर एच एस, मतलब यहाँ पर क्या राइट हिपोटेनस साइड, मतलब यहाँ पर यदि समकोण त्रिभुज दिया है
तो समकोण त्रिभुज में यहाँ पर क्या है, कर्ण के साथ यदि एक भुजा बराबर है तो दिए गए त्रिभुज कैसे बन जाते हैं, सर्वांग सम हो जाते हैं। ठीक है, खैर इससे ऐसा क्वेश्चन जो कैलकुलेशन बनेगा वैसा क्वेश्चन इससे बनता नहीं है। कैलकुलेशन एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन बनते हैं इन तीनों नियमों से आपको बनेंगे, तो इन तीनों नियमों को आप विशेषकर यहाँ पर लेके चलेंगे यहाँ पर। ठीक है, देखें अब हमारा पहला प्रश्न है इसका, त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ में बीसी बराबर ईएफ और एसी बराबर डीएफ हो तो त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम त्रिभुज डीईएफ तभी होगा। तो यहाँ पर देखो दो भुजाएं बराबर हैं, बीसी और ईएफ बराबर है और एसी और डीएफ बराबर है। तो पहले मैं यहाँ पर त्रिभुज बना लेता हूँ। ठीक है, दो त्रिभुज आप जल्दी से यहाँ पर बना लें। ठीक है, ये बना लीजिए। जैसे ये त्रिभुज यहाँ पर एबीसी है और दूसरा त्रिभुज जैसे मैंने यहाँ पर डीईएफ बना लिया। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है कि ए बीसी जो भुजा है वो बीसी भुजा ईएफ के बराबर है। भुजा बीसी किसके बराबर है, ईएफ के बराबर है। और एसी जो भुजा है वो डीएफ के बराबर, तो एसी किसके बराबर, डीएफ के बराबर। अब इनके सर्वांग सम होने के लिए अपने पास दो तरीके हैं। दो भुजा दो संगत भुजाएं बराबर हैं तो या तो तीसरी भुजा बराबर होना चाहिए, लेकिन भुजा से तो आपको ऑप्शन दे नहीं रखा। यदि दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके बीच का कोण बराबर हो तो भी त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। तो देखो बीसी और एसी के बीच में कौन सा कोण बन रहा है, सी। और इधर देखो ईएफ और डीएफ के बीच में कौन सा कोण बन रहा है, यहाँ पर एफ। मतलब सी और एफ बराबर हो तो कोण सी बराबर कोण एफ, यानी किसमें मिल रहा है, ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी आपका आंसर इसका हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ में यदि कोण बी बराबर ई तथा कोण सी बराबर एफ हो तो त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम त्रिभुज डीईएफ तभी होगा। तो दो त्रिभुज अपन यहाँ पर बना लें। ठीक है, एक त्रिभुज हमने यहाँ पर एबीसी बना लिया। ठीक है, और दूसरा त्रिभुज हमने यहाँ पर क्या है, डीईएफ यहाँ पर हमने बना लिया इसमें। ठीक है, डीईएफ। अब इसमें क्या बोल रहा है कि कोण बी कोण ई के बराबर है और सी मतलब ये वाला सी बराबर किसके है, एफ के बराबर है। तो इसमें बोल रहा है तो इनके सर्वांग सम, जब दो कोण बराबर होते हैं तो हमने पढ़ा था कि यदि दो कोण बराबर हैं तो उनके बीच की भुजा बराबर होना चाहिए। तो बी और सी के बीच की भुजा बी सी और ई और एफ के बीच की भुजा ई एफ। मतलब हमारा आंसर क्या बनेगा, बी सी बराबर ई एफ, यानी ऑप्शन ए आंसर आपका इसका हो जाएगा। अब देखते ही आंसर आप बनाएंगे, बस एक बार थोड़ा सा उसको सही से देख लें। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है हमारा, एक समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा का 5/3 है। इसकी तीसरी भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भुजा का योग कितना होगा। तो हम क्या बना लें, एक समकोण त्रिभुज बना लें। ठीक है जी, मैं यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लेता हूँ। और समकोण त्रिभुज ये हमने समकोण त्रिभुज बना लिया, इसको नाम दे दो आप। ठीक है, जैसे इसको नाम दे दिए मैंने ए बी सी। ठीक है, अब इसमें बता रहा है कि सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा का 5/3। तो सबसे बड़ी भुजा समकोण त्रिभुज में कर्ण होती है। तो 5/3 मतलब कर्ण, जैसे हमने 5x मान लिया और एक भुजा यहाँ पर छोटी भुजा जैसे 3x मान ली। ठीक है, क्योंकि 5/3 तो 5x और 3x, सबसे बड़ी भुजा 5, सबसे छोटी भुजा 3x। ठीक है, अब तीसरी भुजा उसने दे रखा है कि तीसरी भुजा की लंबाई 8 है, तो यहाँ पर तीसरी भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर यहाँ पर हम लिख देंगे। ठीक है, अब इसने पूछा क्या है, तो इस त्रिभुज की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भुजा का योग। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजा का योग आपको चाहिए 5x और 3x का योग आपको चाहिए। तो सबसे पहले आपको x निकालना पड़ेगा। और समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में हमारे पास फॉर्मूला होता है कर्ण का वर्ग, तो कर्ण यानी बड़ी भुजा यानी कि AC। ठीक है, का वर्ग बराबर लंब का वर्ग यानी खड़ी वाली भुजा प्लस आधार का वर्ग मतलब नीचे वाली भुजा। ठीक है जी, हमारे पास फॉर्मूला होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग तो 5x का वर्ग, तो 5 का वर्ग 25 और x का वर्ग x स्क्वायर बराबर BC। तो BC मतलब यहाँ पर कितना है, 3x। तो 3 का वर्ग 9 और x का वर्ग x स्क्वायर। ठीक है, प्लस AB, तो AB यानी कितना है 8, तो 8 का वर्ग यानी कि 64। ठीक है, अब देखो 9x स्क्वायर को इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 25 में से 9 कम करेंगे तो 16x स्क्वायर हो जाएगा बराबर कितना, 64। ठीक है, तो 16x स्क्वायर बराबर 64। तो 16 को उधर ले जाएंगे तो भाग में पहुंच जाएगा, 16 चौको 64। ठीक है, यानी x स्क्वायर बराबर कितना है, 4 है। तो x बराबर तो 4 का वर्गमूल लेंगे तो 2, इसका वर्ग हटाएंगे तो सामने वाली संख्या का वर्गमूल लेना पड़ेगा। अब जी हमारा x की वैल्यू आ गई, लेकिन हमें चाहिए सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजा का योग। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा मतलब AC और सबसे छोटी भुजा मतलब BC।
का योग यानी कितना बनेगा, तो 5x और 3x मतलब 8x। अब x की वैल्यू आपने यहाँ पर निकाल चुके हैं, तो 8 और x का मान 2, तो 8 दूनी 16। ठीक है, तो 16 सेंटीमीटर यहाँ पर अपना आंसर इसका आ जाएगा, मतलब ऑप्शन ए आपका आंसर इसका बन जाएगा। देखें अगला क्वेश्चन दिया है, एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 126 सेंटीमीटर है, अन्य भुजा तथा कर्ण के बीच का अंतर 42 सेंटीमीटर है, कर्ण की लंबाई कितनी है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज इस तरह से बनाना है। ठीक है, ये मैंने एक समकोण त्रिभुज बना लिया। अब इसमें यहाँ पर जैसे क्या बता रहा है कि यहाँ पर इसकी एक भुजा की लंबाई 126 है, तो चाहे तो आधार मान लो चाहे लंब मान लो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने ये वाली भुजा 126 सेंटीमीटर मान ली। फिर बोल रहा है अन्य भुजा तथा कर्ण के बीच का अंतर 42 है, तो कर्ण मतलब बड़ी भुजा, तो बड़ी भुजा जैसे एक्स है कर्ण, और कर्ण यदि एक्स है तो अन्य भुजा और कर्ण के बीच अंतर 42 है, मतलब सीधा सा जो है जो अन्य भुजा है वो कर्ण से 42 सेंटीमीटर छोटी है। यानी यदि बड़ी भुजा एक्स है तो छोटी भुजा क्या है, एक्स माइनस 42 यहाँ पर बनेगी यहाँ पर। ठीक है, तो इसको नाम दो, तो नाम दे दो ए बी सी। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, कर्ण की लंबाई मतलब एक्स का मान चाहिए, तो फॉर्मूला तो क्या बनेगा, कर्ण का वर्ग मतलब एक्स का वर्ग बराबर लंब का वर्ग मतलब 126 का वर्ग। ठीक है, प्लस आधार का वर्ग मतलब एक्स माइनस 42 का वर्ग। ठीक है, एक्स माइनस 42 का वर्ग। ठीक है, इसको सॉल्व हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर बराबर में क्या लिखें यहाँ पर 126 का वर्ग लिखें, तो 126 का वर्ग यानी कितना हो जाएगा 15,876। फिर x माइनस 42 का होल स्क्वायर, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से तोड़ेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब यहाँ पर 42 का स्क्वायर यानी कितना आएगा 1764। ठीक है, माइनस 2ab, तो भाई 2ab मतलब 42 दूनी 84x, तो 84x। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इस एक्स स्क्वायर को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कट जाएगा। अब माइनस का 84x है, इसको इधर लाते हैं तो प्लस का 84x हो जाएगा, बराबर इनको हम क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। 15,876 और 1764 को प्लस करेंगे तो 6 और 4 10। ठीक है, 6 और 7 13 और 1 हासिल 14। ठीक है, 7 और 8 15 और 1 हासिल 16। ठीक है, तो 1 और 5 6 और 1 हासिल की 7। ठीक है, और यहाँ पर क्या है 1। ठीक है, तो कितने होगा यहाँ पर 17,640। ठीक है, यानी x बराबर क्या बनेगा, तो 17,640 और बटे में कितना 84, तो 84 से इसमें यहाँ पर भाग दे देंगे हम या काट दो उसको, तो ये आपको यहाँ पर कटेगा कितने बार में, 210 बार में कट जाएगा, मतलब x बराबर 210 और x बराबर 210, तो 210 ही अपने पता करना मतलब कर्ण की लंबाई, तो कर्ण यहाँ पर कितना आ गया 210 अपना आ गया। ठीक है, देखें अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सी अच्छी जानकारी इसमें आपको मिलेगी, तो इनमें से आपको बताना कौन सा कथन सत्य है। इसमें दिया है एक त्रिभुज में दो समकोण हो सकते हैं, तो नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि एक समकोण का मान 90 होता है, तो दो समकोण 90 90 तो 180 तो यही होगा, तो तीसरा जो कोण है वो जीरो तो हो नहीं सकता, क्योंकि आप जानते हो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। अब 180 में से दो 90 90 के होंगे तो तीसरा जीरो हो नहीं सकता, तो इसका मतलब ये तो गलत है इसमें। ठीक है, फिर है एक त्रिभुज में दो अधिक कोण हो सकते हैं, तो दो अधिक कोण भी नहीं हो सकते, क्योंकि दो अधिक कोण का मतलब जिसका जो मान है वो 90 से अधिक हो, मान के चलो 91 91 यदि आप लेते हो तो तीसरा कोण माइनस में तो हो नहीं सकता, क्योंकि तीनों का टोटल तो 180 आएगा, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। एक त्रिभुज में दो न्यून कोण हो सकते हैं, तो एक त्रिभुज में दो न्यून कोण हो सकते हैं। ठीक है, दो न्यून कोण मतलब 90 से छोटे, एक 90 से अधिक हो सकता है। ठीक है, तो ये वाला यहाँ पर अपना बन जाएगा। तीसरा है किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाने पर बना वह कोण प्रत्येक आंतरिक कोण से छोटा होता है। ठीक है, छोटा नहीं होता, बड़ा होता है। त्रिभुज की किसी एक भुजा को बढ़ाने पर जो बना वह कोण होता है वो प्रत्येक आंतरिक कोण से बड़ा होता है, जबकि इसमें क्या दिया, छोटा दिया, मतलब ये वाला भी गलत है, यानी ऑप्शन सी आपका सही है, क्योंकि दो न्यून कोण हो सकते हैं 90 90 से छोटे, दो 90 90 से छोटे हो जाएंगे, और तीसरा यहाँ पर बन ही जाएगा, यहाँ पर तीसरा भी न्यून कोण यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग सदैव होगा, तो किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का जो योग होता है वो सदैव तीसरी भुजा से बड़ा
होता है। ठीक है, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का जो योग होता है वो सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो तीसरी भुजा से बड़ा मतलब ऑप्शन ए आपका आंसर इसका बन जाएगा। और इसका उल्टा भी ध्यान रखना कि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का जो अंतर होता है वो सदैव तीसरी भुजा से छोटा होता है। अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है और युग जो होता है वो तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर ए ऑप्शन बन जाएगा।